हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक कल दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने जा रही इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। कल की मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश में 800 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का एजेंडा आएगा, जिसमें 540 पुरुष तथा 260 महिला आरक्षी की भर्ती की जाएगी। जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश में भी पुलिस भर्ती का रिजल्ट घोषित हुआ, लेकिन ठीक इसके तुरंत बाद हिमाचल प्रदेश सरकार कल की कैबिनेट में एक बार फिर 800 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का एजेंडा मंत्रिमंडल की बैठक में ला रही है। और आज गृह विभाग ने ये मामला फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजा और फाइनेंस के बाद इसकी फाइल चीफ सेक्रेटरी को जाएगी और कल की कैबिनेट पर इस पर डिस्कशन के बाद सरकार फैसला लेगी कि इस बार होने वाली, यानी जो कल कैबिनेट में 800 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का एजेंडा आएगा, उसमें क्या रूल्स हैं, क्या नियम रखने हैं, किस प्रकार की व्यवस्था करनी है। इसके अलावा 500 जीआईटी पदों की भर्ती को लेकर भी कल कैबिनेट में एजेंडा आएगा। पहली बार हिमाचल प्रदेश में इन जीआईटी की भर्ती का जिम्मा कार्मिक विभाग को दिया जाएगा। यानी अब जो हिमाचल प्रदेश में जीआईटी यानी क्लर्क की भर्ती होगी, उसके लिए निदेशालय कार्मिक विभाग का बनाया गया। कार्मिक विभाग की तरफ से इसका एजेंडा कैबिनेट में लाया जाएगा। और कल जो कैबिनेट में ये जीआईटी की भर्ती का मामला आएगा, उसमें सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब जितने भी हिमाचल प्रदेश में जीआईटी के पद भरे जाएंगे, उनकी नियुक्ति, उनकी भर्ती प्रक्रिया कार्मिक विभाग करेगा। और इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम क्लर्क जितने भी होंगे जिन्हें जीआईटी का नाम दिया गया है, ये कार्मिक विभाग के अधीन काम करेंगे। डिफरेंट डिपार्टमेंट जितनी रिक्वायरमेंट होगी, कार्मिक विभाग ही उतनी खाली पदों के तहत उन डिफरेंट विभाग में जीआईटी को भेजेगा। और निकट भविष्य में जो सबसे बड़ा बदलाव कल की कैबिनेट की इस जीआईटी की भर्ती के लिए जो एजेंडा लाया जा रहा है, उसमें साफ प्रावधान होगा किसी भी जीआईटी के कर्मचारी को, जो कल भर्ती का एजेंडा आएगा, उस भर्ती की स्वीकृति होने के बाद और जीआईटी की भर्ती की जाने के बाद किसी भी जेओआईटी के किसी भी कर्मचारी को एक से दूसरे विभाग में बदल दिया जाएगा। यानी कि अगर जल शक्ति विभाग में 5 पद खाली हैं तो कार्मिक विभाग 5 जीआईटी जल शक्ति विभाग में भेज देगा। लेकिन अगर जल शक्ति विभाग का कोई कर्मचारी अगर किसी को ट्रांसफ़र करना है तो ये ज़रूरी नहीं होगा वो जल शक्ति में होगा, उसे पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, रेवेन्यू किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करने का प्रावधान कर दिया जाएगा। सरकार ने ये बड़ा फैसला इसलिए लिया ताकि एक डिपार्टमेंट में बैठकर कर्मचारी ये तय ना कर ले कि उन्हें कोई बदल नहीं सकता, उन्हें कोई हटा नहीं सकता। इसलिए पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी किसी भी जीआईटी को भेजा जा सकता है। ये नए नियमों और नए बदलाव के साथ ये जीआईटी की भर्ती का एजेंडा कल कैबिनेट की बैठक में आएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर्स, नर्सिस के बाद अब राज्य सरकार सहायक नर्सिस की भर्ती करने जा रही है और इसका एजेंडा भी कल कैबिनेट में आएगा। पहली बार इस तरह की भर्ती होगी और ये तमाम भर्तियां, चाहे वो सहायक नर्सिस की भर्ती हो, नर्सिस की भर्ती हो, या फिर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती हो, या फिर जीआईटी की भर्ती हो, ये जॉब ट्रेनिंग के आधार पर की जाएगी। लेकिन पुलिस की भर्ती जो पहले के नियम है रेगुलर भर्ती की जाती है, पुराने नियमों के तहत रेगुलर भर्ती ही की जाएगी। ये बड़े बदलाव कल की कैबिनेट की बैठक में जो डिफरेंट भर्ती के एजेंडे आ रहे हैं उनमें देखने को मिलेंगे। स्कूल वर्दी, जिसमें सीबीएसई स्कूलों में वर्दी का पैटर्न क्या होगा, वहाँ पर टीचर्स कौन से तैनात किए जाएंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, मेरिट क्या रहेगी, इस पर भी कल कैबिनेट में एजेंडा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लाया जाएगा। शिमला रोप वे जो लंबे समय से प्रोजेक्ट लटका हुआ, क्योंकि सिंगल टेंडर उसमें आ रहा था, उस पर भी कल मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया जाएगा कि शिमला रोप वे के टेंडर को लेकर क्या फैसला करना है। रेवेन्यू के डिपार्टमेंट की तरफ से कानून गो सर्कल का एजेंडा भी मंत्रिमंडल की बैठक में आएगा। नए कानून गो सर्कल बनने हैं
इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में धारा 118 यानी जिन लोगों को धारा 118 के तहत हिमाचल प्रदेश में ज़मीनें दी गई हैं, और जो हमारा रेवेन्यू का रूल्स है जो 118 का एक्ट कहता है, उसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को जब ज़मीन दी जाती है उसका उद्देश्य स्पष्ट किया जाता है कि किस पर्पज़ के लिए ज़मीन दी जा रही है। उसमें बाकायदा समय अवधि निर्धारित की जाती है, 2 साल के भीतर उस लैंड का यूज़ करना होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों ऐसे केसेस हैं जिसमें लैंड का यूज़ नहीं हुआ, इसके चलते तमाम केसेस लिटिगेशन में फंस गए हैं। अब ये एजेंडा भी मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में जो 2 साल का अधिकतम समय दिया है लैंड यूज़ करने को, किसी को ज़मीन दी है उस पर चाहे दुकान बनना है, घर बनना, होटल बनना है, 2 साल के भीतर उस पर कंस्ट्रक्शन होना ज़रूरी है। इस नियम में ढील दी जा सकती है, यानी समय अवधि को बढ़ाया जा सकता है। और जो जितने भी केसेस हैं जिनकी समय अवधि ज़्यादा हो चुकी है, जो 23 मई पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर चुके हैं, उन्हें जुर्माना लगाकर यानी उनसे फीस लेकर, उनको पेनल्टी लगाकर, सरकारी खजाने में पैसा जमा करवाकर उन्हें भी राहत दी जा सकती है। इस पर तमाम विधि विभाग की ओपिनियन ली जा रही है, फाइनेंस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, कई डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, और कल की कैबिनेट में इसे लाए जाने का प्रयास है। और ये भी प्रयास किया जा रहा है, तमाम औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई तो फिर कल की बजाय अगली मंत्रिमंडल की बैठक में ये एजेंडा लाया जा सकता है। लेकिन कल की मंत्रिमंडल की बैठक में महत्वपूर्ण आपदा राहत राशि पर भी फैसला होगा, क्योंकि अभी तक मंडी जिला में जितने भी इस आपदा के दौरान लोगों को नुकसान हुआ था, उनकी दुकानें, उनके मकान, उनकी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ था, सिर्फ मंडी जिला के कुछ हिस्सों में राहत राशि मिल पाई है, लेकिन प्रदेश के दूसरे जिलों में ये राशि जारी नहीं हो पाई है। इसके चलते कल रेवेन्यू डिपार्टमेंट तमाम डिप्टी कमिश्नर से मिले फीडबैक के बाद कैबिनेट को अप्राइज करवाएगा कि प्रदेश के किन किन हिस्सों में आपदा राहत राशि वितरित नहीं की गई है। वित्त विभाग से भी बाकायदा इस पर टिप्स लिया गया है और कल कैबिनेट ये फैसला ले सकती है कि हिमाचल प्रदेश के तमाम हिस्सों में, भरमौर हो, कुल्लू हो, किन्नौर हो, लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, जो भी जहां पर आपदा का नुकसान हुआ है, उन तमाम इलाकों में नवंबर महीने के दौरान आपदा राहत राशि को बांटा जाए। इस पर कल कैबिनेट में एजेंडा लाया जा रहा है और देखना कि कितनी आपदा राहत राशि बांटनी है, कितना ड्यूज है, कितना नुकसान हुआ है, कितनी बांटी गई है, इस पर भी कल बड़ा फैसला होगा। प्रदेश सरकार इस बार 200 करोड़ रुपए का और लोन लेने जा रही है। 6 साल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ये लोन की राशि मिलेगी। वित्त विभाग ने लोन लेने के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इसके साथ ही सरकार पर अब करीब 775 करोड़ यानी 1000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज हो जाएगा। जो आंकड़ा 1000 करोड़ का लंबे समय से बोला जा रहा था, अब इस कर्ज राशि के बाद अब ये 1000 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा, 750 करोड़ भी ऊपर चला जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश बोझ के तले दबता जा रहा है। धीरे धीरे जिस प्रकार से हम बार बार ऋण उठा रहे हैं, ऋण उठाकर ये प्रदेश का हम संचालन कर रहे हैं और ये लंबे समय से परंपरा चली आ रही है। शांता कुमार का एक ऐसा शासन था जब हिमाचल प्रदेश का लोन बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया गया था, हिमाचल प्रदेश पर 1 रुपये का कर्ज नहीं था। लेकिन उसके बाद लगातार हिमाचल प्रदेश की जितनी भी सरकारें आई, भाजपा कांग्रेस की, दोनों सरकारों ने जमकर लोन उठाया और इसके चलते अब हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से ऋण के बोझ में दब गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज अपने 1 दिवसीय हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा के प्रवास पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा पंचायती चुनाव के टालने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जयराम ठाकुर पंचायती राज चुनाव की चिंता छोड़ दें। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल प्रदेश को घोषित की गई आपदा राहत राशि की घोषणा को पूरा करवाएं, इसके बाद पंचायत चुनावों की चिंता करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 नवंबर के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार अपने स्तर पर प्रभावितों को राहत राशि पहुंचाने का कार्य तेज कर देगी। वहीं भाजपा नेता सुधीर शर्मा द्वारा सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं की समीक्षा के लिए 27 अक्टूबर को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री खुद इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सरकार के तमाम प्रमुख अधिकारी हिस्सा लेंगे। सभी विभागाध्यक्षों व प्रशासनिक सचिवों को इस बैठक में बुलाया गया है। ये बैठक
27 तारीख को 12:15 आर्म्सडेल बिल्डिंग के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में की गई घोषणाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करना है। प्रदेश के शहरों में रेडी फड़ी लगाकर काम करने वालों की पहचान के लिए QR कोड जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के बाद हिमाचल प्रदेश में भी रेडी फड़ी वालों की पहचान को लेकर विवाद खड़ा हो गया था, परंतु हिमाचल प्रदेश ने इसका रास्ता निकाल दिया। अब दुकानों के बाहर नाम के बोर्ड नहीं लगेंगे, उसकी जगह रेडी फड़ी का QR कोड मिलेगा जिसमें उसकी पूरी पहचान होगी। हिमाचल में ये व्यवस्था जल्द लागू कर दी जाएगी। इस तरह का सुझाव प्रदेश की तरफ से हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री को दिया, जिसमें पिछले कल ऑनलाइन बैठक थी और इसी दौरान विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि ये सुझाव उन्होंने केंद्रीय मंत्री को दिया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने झट से हाँ कर दी। उन्होंने कहा ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश के रेडी फड़ी वाले या फिर बाहरी राज्यों के जितने भी लोग हिमाचल प्रदेश में रेडी फड़ी लगाते हैं उन्हें QR कोड जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में अब SMC व PTA के गठन के लिए नए नियम तय कर दिए जाएंगे। इसमें कहा गया कि प्रदेश में PTA व SMC के अध्यक्ष चयन में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। शिक्षा सचिव की ओर से इसे लेकर निदेशालय को पत्र जारी हुआ था, जिसे अब आगे स्कूल व कॉलेज को जारी कर दिया है। यानी जो अब स्कूल कॉलेज में कमेटियां बनेगी उसके लिए नए रूल्स, नए नियम तय कर दिए गए हैं। शिमला जिला के ठियोग में नेशनल हाईवे 5 पर चल रहे मेटलिंग कार्य में लापरवाही के मामले में सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। लोक निर्माण विभाग से संबंधित चीफ इंजीनियर से मेटलिंग में कथित कोताही बरतने के मामले में रिपोर्ट तलब की गई है और तकनीकी विभाग को मेटलिंग कार्य की गुणवत्ता की जांच के आदेश पारित किए गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री व भाजपा विधायक सुधीर शर्मा की मुख्यमंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बड़ी नसीहत दी है। इस मामले में चौतरफा विरोध हो रहा है और ऐसे में राज्य के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी कहा कि ये मर्यादा नहीं है, हिमाचल प्रदेश में इस तरह के मर्यादा नहीं है, भाषा मर्यादित होनी चाहिए। शिमला में आज केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान के सभागार में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राज्य मंत्री BL वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत कर चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में बेटियों को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक संपत्ति का अधिकार देने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पारित आदेश में स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय इलाकों में बेटियों को पैतृक संपत्ति का अधिकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत नहीं है, इसका प्रावधान नहीं है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में बेटियों को पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं मिलेगा। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ही लागू नहीं है। यहाँ अब भी कस्टमरी लॉ रिवाजें आम ही मान्य हैं। इसके चलते हिमाचल प्रदेश के ट्राइब्स के एरिया में बेटियों को संपत्ति का हक नहीं दिया जा सकता। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के कुछ आला अधिकारी अपने जूनियर कर्मचारियों व अधिकारियों से दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालयों में धड़ाधड़ आ रही शिकायतों से खुलासा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि हिमाचल के आला पुलिस अधिकारी IPS और HPS रैंक के अफसर अपने छोटे अधिकारियों को यानी कि अपने से कम रैंक के अधिकारियों को डरा धमका रहे हैं, उनसे दुर्व्यवहार कर रहे हैं। और बड़ी बात शिकायतों में कही गई है कि चाहे कर्मचारी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ASI या वह रैंक में उनसे छोटे दर्जे के कर्मचारी अधिकारी हैं, लेकिन उम्र में बड़े हैं और जिस तरह से पुलिस के अफसर अपने निचले अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं वो एक संगीन मामला बनता। ये एक नहीं अनेकों शिकायतें पुलिस मुख्यालय में पहुंची है और इसे लेकर कड़ा संज्ञान लेते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने पुलिस महानिदेशक को कार्रवाई के आदेश दिए हैं और इसके तुरंत बाद पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कंडक्ट रूल्स के तहत कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से 21 अक्टूबर 2025 को इसे लेकर बाकायदा एक सर्कुलर भी जारी कर निर्देशित किया गया है कि हिमाचल पुलिस में असभ्य या अनुचित व्यवहार अस्वीकार्य है।
ऐसा करने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। पत्र में कहा गया है हिमाचल पुलिस के सभी आईपीएस और एचपीएस अधिकारियों को जूनियर रैंक के अपने सहयोगियों के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार करना सुनिश्चित करना होगा। सर्कुलर में साफ कहा गया है हिमाचल पुलिस की स्पष्ट नीति है कि रैंक, वित्तीय स्थिति या सामाजिक दर्जे की परवाह किए बिना हर व्यक्ति के प्रति सम्मान दर्शाना अनिवार्य है और ऐसा न करना पुलिस बल में अनुशासनहीनता के दायरे में माना जाता है। इस प्रकार की घटनाएं सबसे अनुशासित हिमाचल पुलिस की छवि को बुरी तरह प्रभाव डाल रही हैं और छवि को खराब कर रही हैं। हिमाचल प्रदेश की स्मार्ट सिटी धर्मशाला में 24 करोड़ 92 लाख रुपए की स्ट्रीट लाइट परियोजना अब जांच के दायरे में आ गई है। केंद्र सरकार ने गड़बड़ी की आशंका के चलते इसमें जांच के आदेश पारित किए हैं। 30 लाख रुपए की स्पेशल रिपेयर और घटिया काम का खुलासा होने के बाद केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने ये बड़ा कदम उठाते हुए इस पूरे मामले में जांच बिठाई है। उधर चंबा जिला के सलूनी उपमंडल में एक गांव की युवती के अपहरण के मामले में गिरफ्तार किए गए शिक्षक को अब शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। शिक्षा निदेशालय ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ने इसकी सूचना कार्यालय के माध्यम से स्कूल के प्रधानाचार्य को भेज दी। साथ ही विभाग द्वारा प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी शिक्षक के खिलाफ जांच कर रही है। उधर शिक्षक की गिरफ्तारी के बावजूद अब तक युवती का कोई अता पता नहीं चल पाया है। पुलिस लगातार आरोपी शिक्षक से युवती के बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन उसने अब तक युवती के बारे में कुछ नहीं बताया। ऐसे में युवती के परिजनों की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल चंबा जिला के सलूनी की एक युवती पढ़ाई के लिए चंबा आई थी और शहर से सटे बालू में एक किराए का कमरा लेकर रहती थी, लेकिन 28 सितंबर से युवती लापता है। युवती के पिता ने पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और शिक्षक पर अपहरण का आरोप लगाया था। उसके बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षक को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी तक युवती को ढूंढने में पुलिस नाकाम रही है। चंबा सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि अब तक युवती का कोई पता नहीं चल पाया है। युवती की तलाश लगातार जारी है। सिरमौर जिला के पामटा साहिब स्थित डाइलो बाला में एक दर्दनाक हादसा पेश आया। दो भाइयों सन्नू राम और फूल सिंह तथा उनके बेटों रवि और पवन कुमार ने अपने ही परिवार के 6 सदस्यों पर तेज हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में उनकी मां, 2 छोटे भाई रुपिंदर और लेखराज समेत उनकी पत्नी और बेटी निशा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मंडी जिला के शिकारी देवी में माता के दर्शन करने के 9 लोग जंगल में फंस गए। इनमें से 3 छोटे बच्चे शामिल हैं, जिन्हें पुलिस और एसडीआरएफ की टीमों ने रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये लोग सुंदरनगर बल और बग्गी से शिकारी देवी मां के दर्शन के लिए आए थे। सिरमौर जिला के सिलाई सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की कथित लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया। यहां एक पिता ने नर्सिंग स्टाफ पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी लापरवाही के कारण एक नवजात बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित पिता ने पामटा साहिब अस्पताल में मीडिया के सामने अपना दर्द बयां करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामले का तूल पकड़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन अंजाम क्या होगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। दरअसल कोटी भोज गांव के निवासी गोपाल सिंगटा के अनुसार उनकी पत्नी की सिलाई अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी हुई। उन्होंने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया था जिसका वजन 3 किलो से ज़्यादा था, लेकिन जन्म के अगले ही दिन बच्ची की अचानक तेज बुखार आ गया। डॉक्टर ने जांच के बाद कुछ दवाइयां दी और यह भी कहा कि यदि बच्ची की तबीयत बिगड़े तो तुरंत स्टाफ को सूचित कर देना। गोपाल सिंगटा के अनुसार रात के समय जब बच्ची की हालत बिगड़ने लगी तो उन्होंने 3 से 4 बार ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्सिस को आवाजें लगाई, लेकिन कोई भी मदद के लिए नहीं आया। गोपाल ने बताया कि मजबूर होकर मैंने सिक्योरिटी गार्ड से मदद की गुहार लगाई, लेकिन तब नर्सिस खुद आने से मना करने लगी और कहा कि खुद बच्चे को थर्मामीटर लगाकर देख लो कितना बुखार है। जब तक पिता ने तापमान जांचा, बुखार बहुत तेज हो चुका था। उसके बाद आनन फानन में बच्ची को पामटा साहिब से रेफर तो कर दिया गया, लेकिन बच्ची ने बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। अब इस पूरे मामले पर जांच बिठा दी गई है। शिमला जिला के धार चांदला सर्कल के तहत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को परोसे जाने वाले चावल में घन व कीड़े मिले हैं। इस लापरवाही पर राज्य खाद्य आयोग ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं।
हिमाचल प्रदेश में मौसम की बात करें तो मौसम बेशक साफ है, लेकिन फिर भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात हो रहा है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। खासकर रात के समय प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान शून्य से भी नीचे चला गया है, जिस कारण प्रदेश में धीरे धीरे शीतलहर तेज हो गई और ठंड के प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।